तेलंगाना में बीजेपी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम केसीआर पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं, वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इनके मन में प्यासी तेलंगाना की जनता की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगार युवाओं की कोई चिंता नहीं है। अरे मजलिस के त्रास से सहमे हुई ये जनता की भी कोई चिंता नहीं है। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्य। ऋण बढ़ रहा है, प्यास बुद्धि नहीं है, युवाओं को रोजगारी नहीं है, इंडस्ट्री आती नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तेलंगाना पीछे जा रहा है। यह परिस्थिति तेलंगाना के लिए अच्छी नहीं है। मैं आज इस पवित्र मंच पर से आप सभी को अपील करने आया हूं। मोदी जी भी अभी आने वाले हैं, नड्डा जी और संजय बंडी भी भाषण करने वाले हैं। मैं आप सबको अपील करने आया हूं, एक बार भाजपा का साथ दीजिए और टीआरएस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। केसीआर। इससे पहले आज हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक का समापन हुआ। बैठक में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी बीजेपी के नेताओं और केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों ने दी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत ही अभिनंदन किया कि इतने बड़े चैलेंजेस में भी उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और उन्होंने एक प्रकार से हम लोग को सेंटिमेंटल किया कि हैदराबाद भावनगर है सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी, जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का। गत दिनों में चुनाव के परिणाम आए हैं, खासतौर पे हैदराबाद के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। इसी के साथ साथ जो बाई इलेक्शन दुबक्का का हुआ अक्टूबर-नवंबर 2020 में, और एक प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम देखें तो एक तरफ मुख्यमंत्री की एरिया है, दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों के बीच में दुबक्का पड़ता है। उसको भी बीजेपी ने बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। इसी के साथ साथ जो हाल में हजूराबाद का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और अपेक्षा ना होते हुए भी सामान्य तौर पे मुझे लगता है मीडिया के मित्रों की भी अपेक्षा नहीं थी कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। पूरी सरकार की, राज्य सरकार की ताकत लगी भाजपा को हराने के लिए, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से भाजपा जीती। मैं समझता हूं 2019 के चुनाव से ही टीआरएस का सिलसिला डगमगाने लगा है। 4 सांसद भाजपा के चुन के आए और उसके बाद से एक के बाद एक जो भाजपा की विजय होती जा रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो तेलंगाना की जनता का विश्वास है, जो प्यार है, जो उनके संवेदनशील नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से तेलंगाना की सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, उसका एक प्रमाण है। आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो चुका है कि
तेलंगाना में बदलाव के बादल आ रहे। इससे जो मेरा विचार में सबसे महत्वपूर्ण रहा वही सारा अंश आप लोग का सामने रखने का कोशिश करूंगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले अपना भाषण में गुजरात दंगा का ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनको ऐतिहासिक बोला, ऐतिहासिक निर्णय बताया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी ऐतिहासिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो भी आरोप लगाया गया सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरा का पूरा झूठा करार दिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। 18-19 साल की लड़ाई में देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को नीलकंठ भगवान शंकर के 20 पान की तरफ गले में उतरकर सहन कर लड़ता रहा और आज अंत में सत्य सोने का तरह चमकता हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत ही अभिनंदन किया। अमरावती हत्याकांड पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमरावती की घटना गंभीर है, जिसे बर्बरता के साथ उन्हें मारा गया है। ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार है। आरोपियों को पकड़ा गया है, एनआईए की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा ध्यान में आ रहा है कि देश में तनाव हो, ऐसा कुछ विदेशी ताकतें भी प्रयास कर रही हैं, इसकी भी जाँच होगी। शुरुआत में इसको एक डकैती का रूप दिया गया था, उसकी भी जाँच की जाएगी। ये सब बातें हम जल्द सामने लाएंगे। बता दें, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 54 वर्षीय उमेश कोल्हे की 21 जून को हत्या कर दी गई थी। कहा जा रहा है बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में मैसेज भेजने को लेकर यह हत्या हुई। राजस्थान के उदयपुर में भी नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने को लेकर कन्हैया लाल नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा है। बहुमत परीक्षण से पहले विधानसभा स्पीकर के चुनाव में शिंदे गुट को जीत हासिल हुई। बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। वे महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं, जिनकी उम्र 45 साल है। उनके पिता सुरेश नार्वेकर बृहन्मुंबई नगर निगम में पार्षद थे। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन वोटिंग के जरिए स्पीकर का चुनाव हुआ, जिसमें शिंदे गुट एमवीए गठबंधन पर भारी पड़ा। इस जीत के बाद अब सोमवार 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे गुट को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। महाराष्ट्र विधानसभा में जब स्पीकर को लेकर वोटिंग हुई तो शुरुआत से ही बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने बढ़त बना ली, जिसके बाद उन्होंने कुल 154 वोट पाकर जीत हासिल की। बहुमत के लिए उन्हें 144 वोटों की जरूरत थी। ऐसे में एमवीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए राजन साल्वी को कुल 107 वोट मिले। खास बात ये रही कि एमएनएस की तरफ से भी बीजेपी उम्मीदवार को ही वोट किया गया और सपा के 2 विधायक और एआईएमआईएम के विधायकों ने वोट करने से इनकार कर दिया। सीपीआई के विधायक विनोद निकोले के एमवीए के पक्ष में मतदान किया। राहुल नार्वेकर पेशे से वकील हैं। 2019 में वे पहली बार विधायक चुने गए। राहुल नार्वेकर कोलाबा से विधायक हैं। राहुल शिवसेना यूथ विंग के प्रवक्ता रहे। राहुल के पिता सुरेश नार्वेकर पार्षद रहे। 2014 में राहुल नार्वेकर शिवसेना में थे। राहुल नार्वेकर शिवसेना और एनसीपी से भी जुड़े थे। 2014 में उन्होंने एनसीपी का दामन थामा। 2014 में उन्होंने मावल से लोकसभा का चुनाव लड़ा। 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल नार्वेकर पेशे से वकील हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।